हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी पिछली वाली क्लास में सीख चुके थे धारा के विषय में, और कुछ हम लोगों ने सीख चुके थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालन की व्याख्या। ठीक है, इतनी सब चीज़ें अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आज की क्लास आपको और आनंदमयी होने वाली है। तो क्लास को बनाइए और ही आनंदमयी, निकालिए चेहरे पर ज़बरदस्त मुस्कान, और कापी और पेन साथ में होना चाहिए, नोट्स भी साथ में होना चाहिए। जब नोट्स साथ में रहेगा तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो चीज़ों को समझिए, बढ़िया तरीके से लिखिए और समझिए, सब कुछ करते रहिए। तो आज हम लोग पहले देखने वाले हैं माध्य मुक्त पथ क्या होता है। ठीक है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको तभी और अच्छे समझ में आने वाली हैं जब आप लोग इसका पार्ट 2 देखे रहेंगे। मतलब ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये वैद्युत चालन का पार्ट 3 होने वाला है। तो पार्ट 2 आप, मुझे उम्मीद है कि पार्ट 2 आप बहुत अच्छे से देखे हैं, तब आप पार्ट 3 देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले भाई, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, समझे भाई जरा, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। हमने पिछली वाली क्लास में आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब समझे आवारा इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या समझेंगे, आवारा इलेक्ट्रॉन मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो कुछ ऊर्जा पा जाने पर अपनी कक्षा छोड़कर किसी धातु के वे इलेक्ट्रॉन जो कुछ ऊर्जा पा जाने पर अपनी कक्षा छोड़ करके अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कहते हैं ना, मतलब धातु के वे इलेक्ट्रॉन जो कुछ ऊर्जा पा जाने पर अपनी कक्षा छोड़ करके अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सब चीज़ अगली क्लास में हो चुका था। तो हमको क्या समझना है, माध्य मुक्त पथ। अब देखो भाई जरा, ये जैसे हमारा हुआ कोई धातु। ठीक है, ये क्या हो गया, कोई धातु हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाभिक हो जाएगा। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षाओं में वृत्ताकार चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। इसके बाहरी कक्षा में वृत्ताकार चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसी गति करते हैं, अरे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अनियमित और अनियंत्रित गति करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वृत्तीय गति करते हैं। ठीक ना। तो अब देखो भाई जरा, मान लेते हैं कि भाई इधर हमारे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या इधर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो किन्हीं दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर कर रहा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसे टक्कर कर रहा है। तो टक्कर करने के लिए भाई यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इनको टकराने के लिए कुछ दूरी चलना पड़ेगा, तो एक टक्कर हुआ। मान चलिए भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पे एक ऐसे हुआ, ये एक बार इससे टकराया, फिर ये वाला एक बार इससे टकरा गया, तो कितना टक्कर हो गया, 2 टक्कर हो गया। तो मुक्त मतलब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्कर, मतलब एक बार इससे फिर एक बार इससे, क्रमागत हो गया, क्रम से हो गया। 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, एक बार और समझेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में छाप डालेंगे। क्या समझेंगे भाई, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बार इससे टकराए, एक बार इससे टकराए, 2 टक्कर हो गया। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्कर, एक बार इससे टक्कर, एक बार इससे टक्कर, 2 टक्कर हो गया ना। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। हो गया ना, आसान, लिख लोगे ना एकदम भाई, छाप डालना। ठीक है, क्या छापोगे, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इसे हम लोग यानी माध्य मुक्त पथ को किससे लिखते हैं। ठीक है, इसे मतलब माध्य मुक्त पथ को इसे लैम्डा, ये क्या है, लैम्डा RMS,
लैम्डा RMS से प्रदर्शित करते हैं। किसको? अरे माध्य मुक्त पथ को, माध्य मुक्त पथ को लैम्डा RMS से प्रदर्शित करते हैं। अब भाई इसका मात्रक बीमा देखने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जितनी भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं उन सभी भौतिक राशियों की मात्रक और बीमा को लिखते चलते हैं। ठीक है, तो भाई दूरी है, अब दूरी है तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। दूरी है तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। दूरी है तो बीमा क्या हो जाएगा? अरे सर बीमा तो बड़का यल हो जाएगा। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगा? बड़का यल हो जाएगा। और धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है भाई? धातुओं के लिए माध्य मुक्त पथ, धातुओं के लिए माध्य मुक्त पथ बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, एक बार भाई ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, बाकी ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ थी, ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है। हो सकता है भाई मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ों में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बाकी समझने वाली चीज़ों में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, या आपको भी पता है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि 10⁻⁻9 मीटर ही सही है कि नहीं। हाँ भाई सही, 10⁻⁻9 मीटर। तो ये रहा भाई आपका क्या? माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? उसकी डिफिनीशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक क्या हो गया, उसका बीमा क्या हो गया, और धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है। ये बात समझ में आ गई ना एकदम। ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेते हैं? श्रांति काल। क्या देख लेते भाई? श्रांति काल क्या होता है। ठीक है, अगली प्यारी सी हेडिंग डालते हैं हम लोग, श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, RELAXATION, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है। अब समझो भैया, श्रांति काल कोई नई चीज़ नहीं है। काल मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब क्या होता है? समय। तुम्हारा काल आ गया है, नहीं भाई ऐसा होता बोलते ना, तुम्हारा काल आ गया, तुम्हारा समय आ गया है। तो अब देखो यहाँ पे इसका समय क्या आ गया, माध्य मुक्त पथ का समय क्या आ गया, उसको कैसे समझेंगे। माध्य मुक्त पथ में श्रांति काल कैसे क्या होगा उसको देखिए भाई जरा ध्यान से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया, इससे टकराया, इन टक्करों में जो चली गई दूरी वह क्या कहलाई? माध्य मुक्त पथ कहलाई। और जो लिया गया समय होगा, वही क्या कहलाएगा? श्रांति काल कहलाएगा, है ना। डिफिनीशन आसान, क्या लिखेंगे भाई कि माध्य मुक्त पथ के लिए लिए गए समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, माध्य मुक्त पथ के लिए लिए गए समय को श्रांति काल कहते हैं। या तो फिर ऐसे लिखें कि इन्हीं दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। ये वाला ज़्यादा आसान लग रहा है ना, कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, लिखो भाई, मैं बोल दे रहा हूँ, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। अब श्रांति काल को भाई किससे लिखते हैं, जरा देखो कितना गजब है। श्रांति काल को देखो भाई, इसे यानी किसे, श्रांति काल को इसे टाउ पढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? टो पढ़े या टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और समय है, समय का तो मात्रक और बीमा आप लोग समझ सकते हैं ना। तो मात्रक क्या हो जाएगा? समय है, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। अच्छा, बीमा क्या हो जाएगा समय का? अरे यार, समय का बीमा किसको नहीं पता है? बड़का टी होता है। ठीक है, समय का बीमा क्या होता है? बड़का टी होता है। और धातुओं के लिए इसका मान क्या हो जाएगा? धातुओं के लिए इसका मान, किसका मान? श्रांति काल का मान। धातुओं के लिए मान, तो धातुओं के लिए जो मान होता है 10⁻⁻4 सेकेंड होता है। समय है ना, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक है सेकेंड भाई, 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, 10⁻14 सेकेंड। हमने बताया जो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं उसको आपको थोड़ा फोकस करना है। हालांकि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, क्योंकि जल्दी पूछा जाता नहीं है। ठीक है, जल्दी पूछा जाता नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने क्या देखा भाई, श्रांति काल क्या होता है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच
लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को टाउ से लिखते हैं। मात्रा क्या हो गया सेकंड, बीमा क्या हो गया टी, और धातुओं के लिए इसका मान क्या हो गया 10⁻⁻14 सेकंड। अब दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको जान करके मजा आएगा। देखो भाई क्या क्या मजा आने वाला सर। देखो भाई ये क्या हुआ, श्रांति काल। श्रांति काल प्रोपोर्शनल टू 1/ताप, 1/ताप। ये देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है, पहले इसको समझो। इसका मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ेगा श्रांति काल घटेगा, यही मतलब हुआ ना। ताप बढ़ेगा तो श्रांति काल घटेगा, और ताप घटेगा तो श्रांति काल बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पहला घटेगा दूसरा बढ़ेगा, उल्टा होता है। अब जरूर ये चीज़ कैसे हुआ इसको समझो भाई। जैसे मान चलो कोई धातु है, ये धातु हो गया, इस धातु को जब गर्म करेंगे यानी ताप को बढ़ाएंगे, जब ताप को बढ़ाएंगे तो ये जो है इनके बीच जो टक्कर होगा वह क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। जब बहुत तेज़ी से टक्कर होगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी ताप बढ़ा दिया गया, ताप बढ़ाने से टक्कर तेज़ी से होने लगा। जब टक्कर तेज़ी से होने लगा तो उनके बीच में जो समय लग रहा था वह समय क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि टाउ प्रोपोर्शनल टू 1/ताप, यानी ताप को बढ़ाने पर श्रांति काल का मान, ताप को बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाएगा, जबकि ताप को घटाने पर श्रांति काल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा भाई आपका माध्यम उत्पत्त, और ये क्या रहा श्रांति काल रहा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बढ़िया समझ में आई ना। कोनो दिक्कत परेशानी एकदम नहीं, दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते भाई अगर इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, और जो चीज़ बोल देता है उसको भाई नोट कर लिया करो, ठीक ना। अब हर चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिख करके किया जाए तो वीडियो लंबी होती है और मज़ेदार कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग लिख लिया करें जो मैं बोलता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें तो रहती है। ठीक है, इसको मिटाते भाई। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे थोड़ा सा एक और फार्मूला देख लेते हैं, और उस फार्मूले को देखने के बाद हम लोग अनुगमन वेग या अपवाह वेग को देखते हैं। तो पहले एक फार्मूला देख लो भाई, सिंपल सा फार्मूला, कोई नया फार्मूला है नहीं भाई। समय बराबर सब लोग जानते हो, सिंस करके लिख लेना, सिंस से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। अरे सर ये क्या मजाक कर रही है, ये तो सूत्र बचपन वाला सूत्र है, बचपन वाला सूत्र कक्षा 6-7 में मिलता था ना, समय बराबर दूरी बटा 4। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये समय का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, टाउ कर रहा है। वाह सर गजब, समय का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, टाउ कर रहा है। अब आप लोग बता दो दूरी का काम कौन कर रहा है, दूरी का काम लैम्डा RMS कर रहा है। आप लोग नहीं बता पाए, लैम्डा RMS काम कर रहा है, कौन, दूरी का काम। और चाल का काम VRMS करेगा भाई। चाल को V से लिखते, V फॉर वेलोसिटी, तो यहाँ पे औसत है, माध्य है, तो VRMS लिख दिया जाएगा। ये मतलब कोई फार्मूला हो गया, सिंपल सा फार्मूला, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लिया जाएगा, ज़रूरत अगर कहीं पड़ेगी तो यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना चीज़ें भाई आपको समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, इसको मिटाते भाई। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, पहले हम लोग इसको झक्कास तरीके से समझते हैं, और 1 नंबर में 2 नंबर में 1 नंबर में आपके एग्जाम में ना ये भर के आता है। ठीक है, कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं और इसका सूत्र बताइए। ठीक है, तो सूत्र तो पहले निकालते हैं बाद में, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का एक और नाम है। ठीक है, अनुगमन वेग या इसको भैया अपवाह वेग भी कहते हैं, और दोनों का इंग्लिश या एक का इंग्लिश होता है, और वह इंग्लिश होता है ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, जब किसी चालक के सिरों पर, ये मान लेते कोई चालक है, चालक तो सब लोग जानते हो ना, चालक वह होता है जिसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से बहता है, यानी विद्युत धारा बहता है। ठीक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, वह चालक कहलाता है। ये कौनो चालक है। ठीक है, ये क्या है, कौनो चालक है। जब इस चालक के सिरों पर देखो, यहाँ से यहाँ जो ये सिरा होगा कि नहीं, एकदम सर ये सिरा होगा। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर मतलब बैटरा, ठीक है, जब किसी चालक के सिरों पर बैटरी को यानी विभवांतर को स्थापित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर क्या करते हैं, विभवांतर को स्थापित करते हैं। अच्छा, अगर ये चालक है तो इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे।
भाई चालक कब कहलाएगा? जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश प्रवाहित होता है तो धारा बहती है। ठीक है, यदि चालक कौन होगा? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? भर भर के होंगे, वही क्या है? चालक है। ठीक है, तो ये चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। कौन क्या भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। समझो यहाँ पे ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इसका नियम ये कहता है, यानी अपवाह वेग या अनुगमन वेग यह कहता है कि जब कोई चालक है और उस चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, तो चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। और वैद्युत क्षेत्र भाई सबको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, उसकी दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो ये देखो प्लस है तो प्लस से दूर हो गया, माइनस की ओर हो गया। अगर भाई ये प्लस है तो ये सिरा प्लस हुआ, ये माइनस है तो ये माइनस हुआ, यानी प्लस से दूर माइनस की ओर। ये क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र के स्थापित हो जाने से, वैद्युत क्षेत्र के स्थापित हो जाने से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनवा हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनवा पे कोनो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कोनो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। अगर मैं पूछूं वैद्युत बल की दिशा किधर हो जाएगी, तो आप कहोगे कि वैद्युत बल की दिशा सर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस में है। तो जो ऋण होता है, माइनस होता है, माइनस पर जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इस पर क्या लग जाएगा? एक बल लग जाएगा। ठीक है, इस बल के लगने से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। एक नियत वेग से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इसी नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसी नियत वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो अभी तो हमने आपको समझाया है, अब लिखना कैसे है? इतना बड़ा थोड़ी लिखना है, इतना बड़ा लिखेंगे तो 1 नंबर के लिए थोड़ी होगा, वो तो 3 नंबर के लिए हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो छोटा सा लिखते हैं। देखो भाई कैसे लिखते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन? चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इसी नियत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसी नियत वेग को क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। अच्छा, अब अनुगमन वेग, ये फिगर बना लेना। और बड़का वाला चिन्हवा क्या होता है? प्लस का, छोटका वाला चिन्हवा माइनस का होता है ना, ये सब लोग जानते हो भाई। ठीक है, तो अब देखो अनुगमन वेग को, इसे जो है किसको, यानी अनुगमन वेग को इसे वी मतलब वेग, और यहाँ पे डी निचवा डी मतलब ड्रिफ्ट, वीडी, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते किसको? अनुगमन वेग या प्रवाह वेग को इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग है, वेग का मात्रक बीमा तो पता होगा। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? वेग है, वेग का मात्रक सर हम लोग बचपन से जानते हैं, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग की बीमा क्या हो जाएगी? मीटर की यल और समय की टी, ऊपर जाएगा तो यल टी -1, ये तो हमको पहले में से पता था। अब धातुओं के लिए अनुगमन वेग का मान क्या होता है? धातुओं के लिए अनुगमन वेग का मान, धातुओं के लिए मान क्या होता है? हम लोग इसको देख लेते भाई। जो धातु रहेगा, धातु के लिए अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज़ अगर याद है, ठीक है, नहीं याद है तो मेरे दोस्तों कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर केस में कभी पूछ जाता है, बाकी सब नहीं पूछा जाता कि धातुओं के लिए अनुगमन वेग का मान क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर याद हो जा रहा तो अच्छी बात है। तो अनुगमन वेग क्या है, समझ में आ गया ना? जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन? चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इसी नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। और धातुओं के लिए इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट, एक छोटी सी और डिफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं, जिसे बोलते हैं भाई धारा घनत्व। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। धारा
घनत्व, जिसे बोलते धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब भैया करंट डेंसिटी को आपको रट्टा थोड़ी मारना है, करंट डेंसिटी को आपको रट्टा मारना है, नहीं मारना है। कैसे याद करना है? देखो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को लिखते भैया जे से, किसे लिखते? जे, और जे बराबर होता है आई बटा ए। वाह सर, जे बराबर आई बटा ए, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को किससे लिखते हैं? जे से, और जे बराबर क्या होता है? आई अपान ए। जे बराबर क्या होता है? आई अपान ए। अब डिफिनीशन क्या बन जाएगी? कौनो चालक है, क्या है? कौनो चालक है, और उस चालक का ये क्या है? क्षेत्रफल है। पूरा ये क्या हुआ? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसकी दिशा क्या होती है? उस पृष्ठ के लंबवत ऐसे, यही हुआ ना लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत। लेकिन ऐसे खींचे पाएंगे? नहीं खींचे पाएंगे। तो ये देखो लंबवत हो गया। ये क्या हुआ? क्षेत्रफल की दिशा। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के नीचे है तो एकांक बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, नीचे है तो क्या बोलेंगे? एकांक बोलेंगे। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के, एकांक क्षेत्रफल के, ठीक है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की दिशा में, ये देखो क्षेत्रफल की दिशा में ये हुआ क्या? धारा प्रवाहित हो रहा है। जब किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के, एकांक क्षेत्रफल की दिशा में, या ऐसे बोलो भाई, ऐसे देखो, ऐसा आसान लगेगा। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की दिशा में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। है ना कि नहीं आसान? एकदम आसान है ना? फिर से एक बार देख लो। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की दिशा में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो अब ये पहले डिफिनेशन लिखना, तब जाके इसको लिखना, चाहे इसको पहले लिख करके तब जाके डिफिनेशन लिखना, जैसी आपकी इच्छा वैसी कापियाँ में आप छाप देना, ठीक है। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर आई बटा ए, ठीक है। मात्रक बीमा देख लेते हैं? यस सर, मात्रक बीमा हर बार देखना है, ठीक है। मात्रक बीमा, तो मात्रक क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया इसका? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा? एम्पियर का ए और मीटर स्क्वायर का L2, तो L माइनस 2A, ऐसे लिख देना, L माइनस 2A बीमा हो गया। अच्छा, कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है, ठीक है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते भाई, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, ठीक। तो ये धारा घनत्व हुआ। धारा घनत्व के बारे में एक पॉइंट को नोट करके समझते भाई, धारा घनत्व के विषय में एक पॉइंट को नोट करके समझते भाई। नोट पे क्या समझते हैं? देखो ये धारा, ये जो धारा बह रही है, ये धारा क्या है? क्षेत्रफल की दिशा में है। ये धारा क्या है? क्षेत्रफल की दिशा में है। लेकिन अगर यही धारा, लेकिन अगर यही धारा क्षेत्रफल की दिशा में ना हो करके, लेकिन यही धारा क्षेत्रफल की दिशा में ना हो करके क्षेत्रफलवा की दिशा से थीटा कोण बना के बह रही हो, तब क्या हो जाएगा? देखो कैसी, ये देखो क्या हुआ? कौनो क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत ए इधर हुआ। अब की धारा क्षेत्रफल की दिशा में ना हो करके क्षेत्रफल की दिशा से थीटा कोण बना रही है। अब की बार धारा क्या है? क्षेत्रफल की दिशा में ना हो करके क्षेत्रफल की दिशा से थीटा कोण बना रही है। तब उससे गुजरने वाला तब धारा घनत्व क्या हो जाएगा? तब धारा घनत्व जे, तब धारा घनत्व जे बराबर क्या हो जाएगा? आई बटा ए कॉस थीटा। और ये सर कैसे हम पता पाएंगे कि कॉस थीटा आएगा साइन थीटा आएगा? नहीं बताए हैं आपको कि जिसके साथ कोण बनता है उससे में उसके उस घटक को कास में, जिसके साथ कोण नहीं बनता उस घटक को साइन में। तो आई के साथ कोण बन रहा है, या ए वाला जो लेयर है इसके साथ कोण बन रहा है, कोण बन रहा है तो ठीक कास में, नहीं कोण बनता तो साइन में। तो जे बराबर क्या होगा? आई बटा ए कास थीटा। अच्छा, अगर मैं इसको तिर्यक गुणा कर दूं, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? जे ए कास थीटा। आई बराबर क्या हो गया? जे ए कास थीटा। आई बराबर जे ए कास थीटा, सही है। अच्छा, आई बराबर जे कास थीटा। अच्छा, आई बराबर हम लोग या वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए लिख सकते कि नहीं? आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। यहाँ पे क्रॉस नहीं लगेगा, कास है, जहाँ पे कास रहता है वहाँ पे डॉट लगता है।
और जहाँ पे साइन रहता है वहाँ पे क्रॉस लगता है। ठीक है, तो I बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। ठीक, तो ये रहा भाई आपका अनुगमन वेग या अफवाह वेग, फिर ये आपका रहा धारा घनत्व। ये दोनों चीज़ें आप विद डिफिनीसन के साथ डिफिनीसन लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसका डिफिनीसन लिखेंगे, फिगर बनाएंगे इसके बारे में। जितनी चीज़ें आपको लग रही है सब चीज़ें अपनी नोट्स कॉपी में अपने तरीके से 4-5 पेन लेकर के बैठा करो और सुंदर तरीके से एकदम नोट्स बनाओ, ताकि आपको लगे, क्योंकि भाई अपने द्वारा, खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा जो नोट्स बनाया जाता है ना, वो दुनिया का सबसे बढ़िया नोट्स होता है। ठीक है, तो आप दुनिया का सबसे बढ़िया नोट्स बना रहे हो। ठीक है, चलो भाई अब एक चीज़ और हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या? अनुगमन वेग का सूत्र। और इस अनुगमन वेग का सूत्र देखने के बाद इस वीडियो को करते हैं एंड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है। तो अभी तो हमने अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा है, तो अब अनुगमन वेग का सूत्रवाद देख लेते हैं ना कि अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है। और ये अनुगमन वेग का सूत्र जो है ना, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? अनुगमन वेग का सूत्र। और अभी तो ये शुरुआत है, समझो, अभी तो इस चैप्टर की शुरुआत है भाई, अभी पार्टी शुरू हुई है। पार्टी का मज़ा लेने में तभी आपको आनंद आएगा जब आप बेसिक से एकदम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अनुगमन वेग का सूत्र, अनुगमन वेग या अपवाह वेग दोनों बतिया तय है ना, ये वाली देखा, अनुगमन वेग या अपवाह वेग का सूत्र, अपवाह वेग का सूत्र, वेग का सूत्र। और इसको बना लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर में भाई बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बार बार कहता रहूँगा। लेकिन अगर एक दो टॉपिक आपने बढ़िया तरीके से एकदम ढंग से पढ़ लिया, तो आगे जितने भी चीज़ें मिलेंगी ना, तो आपको लगेगा अरे सर ये तो चीज़ें आधा तो उसी में मिल ही रहा है, आधा आपको ऐसा लगेगा उसी में मिल रहा है। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग का हम लोग सूत्र निकाल लेते हैं। देखो भाई कैसे, तो मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, कोनो क्या है, ये चालक है। ठीक है, इस चालक को क्या कर दिया गया है, कोनो बैटरा से जोड़ दिया गया है। ये देखो कोनो का है, बैटरा है। ठीक है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, तो जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन? चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर मान लेता भाई मैं एक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक पर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। जो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ये जो बल लगा है, उस बल का मान, तो हम डायरेक्ट अब डेरिवेशन पे आते हैं। तो क्या लिखें भाई कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, आप लोग भी ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है कि माना कोई चालक जिसके सिरों पर विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, विभवांतर स्थापित करने पर चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगता है। ठीक है, तब लगने वाला वैद्युत बल या बराबर क्यों, इतना का झंझट पालना है। ठीक है, इतना झंझट नहीं पालना है ना, बस ये तो चीज़ हमने अनुगमन वेग में तो समझ ही लिया था, अनुगमन वेग में एक बार समझ लिए हैं, तो क्या जरूरत है वही चीज़ें आपको बार बार लिखने की। एक बार चीज़ लिख दिए हैं, समझ लिए, बाकी बार बार समझना है और छोटा सा कॉन्सेप्ट में लेकर के नोट्स बनाना है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख डालोगे ना, तो आपको देख देख करके डर लगेगी। तो डरना नहीं है, जब छोटा रहेगा ना तो आपको लगेगा इतने तो है, जब लगेगा आपको इतने तो है, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतने तो है, वो याद करने में आसानी होगी। जब ढेर का भर भर के रहेगा ना, और ये इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पे डर लगेगा, और डर लगना नहीं चाहिए, डर लगना नहीं चाहिए। तो क्या लिखते भाई हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल यफ लिख दें, यफ बराबर क्यू ई होता है। तो क्यू की जगह पे ई कर रहा है, ई, यफ बराबर क्यू ई से, यफ बराबर क्यू ई से, क्यू का काम ई कर रहा है, या क्यू का काम ई कर रहा है, छोटका ई, यफ बराबर ई हो गया। ठीक है, यफ बराबर क्या हो गया, ई हो गया। तो ये अभी क्या है भाई, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो गया। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस बल के कारण जो बल लगेगा, इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणित 10⁻21 kg, यही ना, 9.1 गुणित 10⁻21 किलोग्राम, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है, बल लग रहा है, तो गति करेगा, और गति करेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। ठीक है,
तो क्या करेंगे भाई, लिख दे भाई, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, क्या लिख दें, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण बहुत छोटा है, केवल देखो भाई, ठीक है, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण को किससे लिखते हैं, छोटका ए से। ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा ए बराबर एफ बाई एम होगा, हमको ये कैसे आप लोग को पता चलेगा, ऐसे यार, एफ बराबर एम ए नहीं होता है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है ना, न्यूटन का गति का दूसरा नियम एफ बराबर एम में होता है कि नहीं होता है ना, तब ये बराबर एफ बाई एम। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, एफ का मानवा रख दें एकदम, तो ए बराबर एफ की जगह पे ई बटा एम। अब देखो ए को, ए मतलब त्वरण को अवकलन रूप में कैसे लिखा जाता है, त्वरण को अवकलन रूप में कैसे लिखा जाता है, त्वरण को अवकलन रूप में ऐसे लिखा जाता है, dv बटा dt। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो a बराबर dv अपान dt ई अपान स्मॉल एम, बस देखो आ गया, बस dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा ई अपान स्मॉल एम इंटू डी टी, ई अपान स्मॉल एम इंटू डी टी। अब क्या कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ऐसे कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का धीरे धीरे दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। देखो भैया ये क्या है, समाकलन का चिन्ह है, ये क्या है, समाकलन का चिन्ह है, समाकलन dv बराबर समाकलन ई अपान स्मॉल एम इंटू डी टी। अब देखो भाई समाकलन से, नाग वाले चिन्ह से ऐसे डरना नहीं है, इस वाले से आपको डरना नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब डरना नहीं तो भाई तो कैसे नहीं डरना सर, आप जब अच्छे से बताएंगे तब नहीं डरेंगे, नहीं बता पाएंगे तो हम तो डरेंगे नहीं भाई। देखो कैसे, हमने आपको कई बार बता के रखा है कि जब d के आगे कुछ नहीं होता, जब d के आगे कुछ नहीं होता तो पीछे वाला उसका समाकलन हो जाता है, ये बताए हैं ना। अच्छा इसमें तो ये बात फरिया गई, लेकिन यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो कि जिसके साथ d लगा है वही आपका क्या है, वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो सब आ जाएंगे बाहर, ठीक है। तो एक लाइन, अच्छा लिमिट देख लो, देखो जीरो जब समय है तो समय की लिमिट, वेग है तो वेग की लिमिट, जब जीरो समय था तो जीरो वेग, समय बदल गया टाउ में और वेग बदल जाएगा वीडी अनुगमन वेग में। फिर से एक बार लिमिट देख लो, समय है तो समय की लिमिट, वेग है तो वेग की लिमिट, जब समय जीरो था तो वेग जीरो, जब समय पूरा हो गया यानी क्रांतिकाल टाउ बदल गया तो वेग अनुगमन वेग हो गया, वीडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख देखा, जीरो से वीडी dv बराबर ई बटा स्मॉल एम, जीरो से टाउ dt, ठीक है, dt ना। अब देखो भाई ये हमने बताया d के आगे कुछ नहीं है तो पिछवा वाला उसका समाकलन हो गया, तो क्या हो गया v, और लिमिट क्या हो गया, जीरो से vd बराबर ई बटा स्मॉल एम, ये तो बाहर है, ये है, d के अगवा कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन हो गया t, और जीरो से t नहीं, जीरो से टाउ ना। तो वीडी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर, यहाँ पे भी वही कम हुआ, अपर लिमिट यानी टाउ माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो यहाँ हो गया भैया वीडी बराबर ई अपान स्मॉल एम इंटू टाउ, ठीक है। अब देखो ई बराबर वी बटा एल बताए हैं कि नहीं, ई बराबर वी बटा एल बताए हैं कि नहीं, एकदम बताए हैं। तो कैसे हो जाएगा, वी डी बराबर ई बटा एम, और वी की जगह पे वी बाई एल इंटू टाउ, तो वी डी बराबर हो गया ई वी अपान एम एल इंटू टाउ, ठीक है। तो ये भैया आपका आ गया वी डी मतलब अनुगमन वेग का सूत्र आ गया, ये क्या गया, अनुगमन वेग का सूत्र आ गया, है ना आसान,
मज़ेदार एकदम, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इस अनुगमन वेग पे न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। बाकी इस अनुगमन वेग के आधार पर हम लोग ओम का नियम निकालेंगे, अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकालेंगे। तो अब जितनी भी टॉपिक मिलेंगी सब इस पे बेस रहेगा, सब इस पर बेस रहेगा। तो समझो ये जो चीज़ है ये आपका बेसिक हो गया। ये क्या हो गया? आपका बेसिक हो गया। तो बेसिक को जब मजबूत किए रहोगे तो आगे जितनी भी आपको क्लासेस मिलेंगी वो क्लासेस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आज की क्लास रखती है भाई यहीं पर। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें, ठीक है। और पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से करते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।